static pressure is the pressure required to overcome all the frictional losses in the duct system. क्योंकि डक्ट में हमें मशीन से लास्ट फ्रॉम द मशीन द एयर नीड्स टू रीच टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफ्यूजर टू रीच व्हेनेवर एयर इज फ्लोइंग थ्रू द डक्ट. तब क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है. वो फ्रिक्शन का हिसाब से व्हेन फ्रिक्शन जनरेट्स, वो फ्रिक्शन का हिसाब से एयर उधर नहीं पहुंच सकता है. सो हमें क्या करना है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. वो प्रेशर को, ठीक है, वो प्रेशर को हमें स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं. इट्स ए कांस्टेंट प्रेशर. सो पहले हमें क्या करना है, वो प्रेशर को हमें कितना प्रेशर चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है. उसका हिसाब से हमें ब्लोअर रेटिंग एंड मोटर कैपेसिटीज फाइंड आउट करते हैं. So it is resistance to the flow. It is equal in all directions. It can be positive or negative. It is independent to the air velocity. Okay, it is measured by the perpendicular tap to the airflow. Okay, static pressure. Next, static pressure is categorized into two types: external static pressure, internal static pressure. Okay, external static pressure is ESP. Internal static pressure is ISP. External static pressure is ESP. Internal static pressure is ISP. Therefore, total static pressure equals to external static pressure plus internal static pressure. Total static pressure equals to external static pressure plus internal static pressure. Okay. So the static pressure which is inside the machine के अंदर, okay, the static pressure which is inside the machine के अंदर हमको कॉइल है और फिल्टर है, उससे कुछ लॉसेस होता है ना, वो लॉसेस को ओवरकम करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए उसको बोलता है इंटरनल स्टैटिक प्रेशर. द लॉसेस विच इज आउटसाइड द मशीन, दैट मीन्स इनसाइड द डक्ट के अंदर कुछ भी लॉसेस होता है वो लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, ओके, वो लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमें स्टैटिक प्रेशर यूज करते हैं. उसको एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं. उसको हमें एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं. सो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर मींस प्रेशर रिक्वायर्ड टू गेन फ्रिक्शनल लॉसेस इनसाइड द मशीन. एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर मींस प्रेशर रिक्वायर्ड टू गेन द फ्रिक्शनल लॉसेस outside the machine, that is inside the duct network. Okay, static pressure, internal static pressure and external static pressure. External static pressure ESP in straight duct, external static pressure ESP in standard equipment. Straight duct और standard equipment. Standard equipment क्या है, fittings होता है, fire dampers, volume control dampers, okay, sound attenuators. Straight duct में elbow, collar, flexible duct, okay, फ्लेक्सिबल डक्ट, ओके, रेड्यूसर्स, ऐसे फिटिंग्स का इंटरनल स्ट्राइट डक्ट में होता है. नाउ इंटरनल स्टैटिक प्रेशर विल बी इन फिल्टर्स, coils, not it is filers, it is filters, coils, all stage filters, all types of coils, okay, all types of coils, floors में. So this is internal static pressure. Now, take a note of this. We'll go further calculations. Take a note of this. Once done, please let me know. सर आप स्टार्ट कर दो सर, अभी हाथ में नोट भी नहीं है. मैं एक ही आदमी है आज क्लास में. 2 आदमी है, अभी नोट नहीं है तो पूरा कैलकुलेशंस कैसा करेगा? मैं मुश्किल नहीं, फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सेक्शन देख के नोट कर देगा. अभी देखेगा ऑडियो वीडियो का. ओके, सो वी हैव ए ड्राइंग. हमारे पास ड्राइंग है. सो इसका डायमेंशंस मैं एक बार बताता हूं.
So this is section A. Section A का CFM है 2202 CFM and 22/20 is the duct size. 2202 CFM 22/20 का duct size है. सेक्शन ए का लेंथ है 5.33 फीट. सेक्शन ए का लेंथ है 5.33 फीट. नाउ सेक्शन बी is 660 CFM 14/12 and length is 6.91 feet. सेक्शन बी में नेक्स्ट पार्ट 3.8 इंच 3 feet 8 inch, दैट मीन्स 3.66 feet है. वो 3.66 feet है. नाउ सेक्शन सी का CFM है 1077 CFM 16/16 is the duct size and length of the duct is 11.33 feet. सेक्शन डी सी हो गया डी का है 9.41 फीट 562 CFM 14/12 562 CFM 14/12. नाउ सेक्शन ई का है 12/12 515 CFM. ओके 12/12 515 CFM 3.41 feet. Okay, 3.41 feet. So this is the ducting part. Now ये ducting को हमें external static pressure find out करना. So to find the external static pressure, first हमें external static pressure in straight duct में find out करता है. ठीक है, external static pressure in straight duct. So section CFM friction inches of water gas per 100 feet, length of the duct L which is feet, static pressure F into L divided by 100. Okay, now section A CFM 2202 friction. ये फ्रिक्शन क्या है? हमें इक्वल फ्रिक्शन मेथड करने के टाइम हमें एक फ्रिक्शन वैल्यू निकालता है ना, CFM और वेलोसिटी डाल के हमें एक फ्रिक्शन वैल्यू निकालता है. वो फ्रिक्शन वैल्यू ये है. इक्वल फ्रिक्शन मेथड में आप विच फ्रिक्शन वैल्यू विल टेक, दैट फ्रिक्शन वैल्यू वी आर टेकिंग हियर. लेंथ ऑफ द डक्ट 5.33 फीट 5.33 into 0.04 divided by 100 which is 0.0021. Okay, next B 660 CFM 0.04 friction will be the same, equal friction method का हिसाब से. और लेंथ दोनों ऐड करना है 6.91 plus 3.66 which is 10.81 feet. So F into L divided by 100 which is 0.0042. ऐसा सेक्शन सी का फाइंड आउट किया. सेक्शन सी इज 1077 0.04 11.33 feet. So after F into L divided by 100 0.0045. और सेक्शन डी का लेंथ कितना है 9.41 feet 9.41 into 0.04 divided by 100 which is 0.0037. and the section E 515 3.41 is the length. 3.41 into 0.04 divided by 100 which is 0.0013. Okay, 0.0013. therefore total value, okay, इधर हमें टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा. ये पूरा टोटल का कितना आता है उतना वैल्यू इधर हमें ले लेंगे. क्लियर? इधर तक ठीक है रंजित? ठीक है मुश्किल नहीं, मैं देख रहा हूं. ओके, नेक्स्ट फाइंडिंग फ्रिक्शन लॉसेस इन VCDs में फ्रिक्शन लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. डेल्टा P इक्वल्स टू C0 इंटू V डिवाइडेड बाई 4005 होल स्क्वायर. डेल्टा P इक्वल्स टू C0 इंटू V divided by 4005 whole square. Here delta P is pressure drop measured in inches of water gas. Pressure drop measured in inches of water gas. C0 is equals to pressure drop coefficient. V equals to phase velocity measured in FPM. V equals to phase velocity measured in FPM.
सो ये प्रेशर लॉस कोएफिशिएंट वैल्यूज फॉर वीसीडी, ये चार्ट आपको वीसीडी का है, ठीक है। सो हमें वीसीडी का ये चार्ट से लेता है। नेक्स्ट हमें एक वीसीडी का फाइंड आउट करेंगे, एक वीसीडी का कैसा फाइंड आउट करेंगे। सो वीसीडी कहाँ होता है, सेक्शन ए पे होता है। सेक्शन ए वीसीडी का साइज क्या है, 22/20 है, 22/20। सो सी नॉट वैल्यू हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। ये टेबल से 22 कहां पर है, पेन। सो विड्थ में 22 नहीं है, सो विड्थ में 20 है, ये 20 का वैल्यू ले लो। ओके, हाइट में 22 नहीं है, 24 का ले लेते हैं, हाइट में 24 का। सो दोनों इंटरसेक्ट करने के बाद आपको 0.76 आता है, 0.76। ये होता है सी नॉट वैल्यू। वो क्या है, वो सी नॉट वैल्यू होता है, ठीक है, वो सी नॉट वैल्यू। नेक्स्ट थोड़ा, सो ये 0.76 होना है सर, 0.90 नहीं, दिस शुड बी 0.76। ओके, 0.76 इंटू 800। फेस वेलोसिटी कितना होता है सेक्शन ए पे, 800 ही लेता है ना, 800 डिवाइड बाय 4005 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 0.0035 इंचेस ऑफ वाटर गेज। नेक्स्ट सो ऐसा हमें हर सेक्शन का हमें फाइंड आउट किया। सेक्शन ए में एक वीसीडी है, सेक्शन बी में एक वीसीडी है, सेक्शन डी में और सेक्शन ई पे, हर का फाइंड आउट किया। हियर ये फेस वेलोसिटी कैसा मिला है, यही क्वेश्चन होता है। हमें इक्वल फ्रिक्शन मेथड करने के टाइम पे 0.04 इज द फ्रिक्शन वी गॉट। सो मैं सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में कुछ भी एक सेक्शन पे मैं 600 CFM नहीं तो 550 CFM, 560 CFM डालता हूं और फ्रिक्शन 0.04 डालता हूं। ये दोनों डालने के बाद आपको वेलोसिटी में एक वैल्यू दिखता है सर, वेलोसिटी में एक वैल्यू दिखता है, वो वैल्यू हमें फेस वेलोसिटी पे लेते हैं। सपोज मैं 593 और 0.04 डाला, मुझे 1.1 मिला है, और 570 0.04 डाला, मुझे 1.32 सॉरी ये CFM है, ये FPM है, फेस वेलोसिटी है। ये मुझे वो सेक्शन पे कितना CFM है, वो CFM और फ्रिक्शन 0.04 डालने के बाद, ओके, 0.04 डालने के बाद कितना वैल्यू होता है, वो वैल्यू ये फेस वेलोसिटी है, ठीक है। एग्जांपल उधर 600 CFM है, 660 CFM है सेक्शन बी में, 660 CFM डाल दिया और 0.04 डाल दिया, मुझे 592.7 आया, मैं 593 ले लिया। ऐसा हर सेक्शन का हमें फाइंड आउट करके वो वैल्यू से हमें ये वैल्यू हमें फाइंड आउट कर देता। ओके, दिस इज फॉर वीसीडीज। हमें डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप फॉर रिमेनिंग फिटिंग्स को, फ्लेक्सिबल रिमेनिंग फिटिंग्स को भी हमें करना पड़ेगा। सो हियर ये प्रेशर ड्रॉप वैल्यूज, सी नॉट वैल्यूज फॉर रेड्यूसर ऑलरेडी दे हैव प्री डिफाइंड। रेड्यूसर का है 0.25 और रेड्यूसर के साथ साथ शू कॉलर का भी 0.25 है, रेड्यूसर का भी 0.25 और शू कॉलर का भी 0.25 है। एल्बो का 0.27, वाई जॉइंट 0.3 एंड टी जॉइंट 0. वाई जॉइंट का 0.3 और टी जॉइंट का 0.37 है। दिस आर प्री डिफाइंड। अभी सेक्शन सी में हमको रेड्यूसर है, ओके, रेड्यूसर का सी नॉट वैल्यू हमें फाइंड आउट कर दिया इधर से, और फेस वेलोसिटी कितना फाइंड आउट करता है, सी में 1077 CFM है, ओके, कितना 1077। सो 1077 CFM डाल के 0.04 डालने के बाद 1077 CFM डाल के 0.04 डालने के बाद आपको क्या मिलता है, 670 का
फेस वेलोसिटी मिलता है। सो सेक्शन रिड्यूसर का भी आ गया। और एल्बो का, सेक्शन बी में एल्बो है, एल्बो का भी हमें 0.27 इज द सी नॉट वैल्यू, और 593 प्रीवियसली हमें फाइंड आउट किया ना, इधर सेक्शन बी में फेस वेलोसिटी कितना है 593, वो 593 के इधर डालो और 0.027, सो डेल्टा पी इक्वल्स टू 0.027 इंटू वी का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू इज 593 डिवाइड बाय 4005 होल स्क्वायर, आपको मिलता है 0.0059। ओके 0.0059। नेक्स्ट, ऐसा शू कॉलर्स को भी हमें फाइंड आउट करना है। शू कॉलर्स कहां है, सेक्शन बी पे है। सेक्शन बी पे शू कॉलर 593, ऑलरेडी फेस वेलोसिटी 593 हमें फाइंड आउट किया। देखो शू कॉलर का इधर 593 फेस वेलोसिटी, सी नॉट 0.25, सी नॉट इंटू वी डिवाइड बाय 4005 होल स्क्वायर। ओके, ऐसा सेक्शन डी में भी हमें फाइंड आउट करना है, सेक्शन ई में भी हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा पूरा फाइंड आउट करने के बाद हमें इसको समराइज करना है, ये वैल्यूज को हमें समराइज करना पड़ेगा। ओके, ये फ्लेक्सिबल डक्ट का मैन्युफैक्चर डेटा से हमें लेना पड़ेगा सर, मैन्युफैक्चर डेटा से हमें लेना पड़ेगा। हमें ले रहे 6 इंच का ले रहे, नॉर्मल हमें 6 इंच का एक बार ले लिया तो पूरा प्रोजेक्ट में 6 इंच का ही चलता है, 8 इंच का ले लिया तो 8 इंच का चलता है, और 10 इंच का चाहिए तो 10 इंच का चलता है। सो एक बार 6 इंच का ले लिया, नॉर्मल स्ट्रेच ले लो कभी भी, नॉर्मल स्ट्रेच उसका वैल्यू है 0.03 टू 6.63, हमें मैक्सिमम वैल्यू 6.63 ले रहा है। सो 6.63 इज फॉर 100 फीट, 100 फीट को 6.63, सो 6.63 डिवाइडेड बाय 100 करना है। ओके, 6.63 डिवाइड बाय 100 करना है आपको, 0.06 आता है आपको, 0.06। अभी फ्लेक्सिबल डक्ट कहां होता है, एवरी डिफ्यूजर, ओके, एवरी डिफ्यूजर विल हैव ए फ्लेक्सिबल डक्ट, हर डिफ्यूजर एक फ्लेक्सिबल डक्ट होता है। सो इधर हमको इधर एक डिफ्यूजर, इधर एक डिफ्यूजर, इधर एक डिफ्यूजर, ये एक डिफ्यूजर है, ये एक डिफ्यूजर है, इधर एक डिफ्यूजर है, इधर एक 4 डिफ्यूजर्स है, 4 फ्लेक्सिबल डक्ट्स का हमें वैल्यूज लेते हैं। सो कैन समराइज हियर। सो सेक्शन ए में क्या है, वीसीडी का स्टैटिक प्रेशर वैल्यू 0.03, कहां से आया हमको 0.03, वीसीडी का हमें फाइंड आउट किया, देखो इधर 0.03, ये वैल्यूज हमें समराइज कर रहे हैं। और सेक्शन ए पे क्या है, साउंड अटेन्यूएटर इज नथिंग बट इट्स ए अकॉस्टिक इंसुलेशन विच वी डू इनसाइड द डक्ट, फर्स्ट डिफ्यूजर तक वो करता है। साउंड अटेन्यूएटर्स का 0.02, सो ये 0.02 हमें ले रहे, कहां से ले रहे, वी आर टेकिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स डेटा, ये वैल्यू हमें मैन्युफैक्चर डेटा से हमको मिल रहा है। सो सेक्शन ए में और डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर का फ्लेक्सिबल डक्ट वैल्यू आ गया। सेक्शन बी में एक वीसीडी है, वीसीडी का वैल्यू ले लो, शू कॉलर है, शू कॉलर का वैल्यू हमें फाइंड आउट किया, एल्बो है, एल्बो का वैल्यू हमें फाइंड आउट किया, और सेक्शन बी में फ्लेक्सिबल डक्ट है, फ्लेक्सिबल डक्ट का वैल्यू ले लिया 0.06, और सेक्शन सी में सिर्फ रेड्यूसर है, रेड्यूसर का वैल्यू ले लिया। सेक्शन डी में क्या क्या है, वीसीडी है, शू कॉलर है और फ्लेक्सिबल डक्ट है, उसका ले लिया, और ई पे भी वीसीडी, शू कॉलर और फ्लेक्सिबल डक्ट का ले लिया। पूरा वैल्यूज समराइज करो। ओके, पूरा वैल्यू समराइज करने के बाद टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इन स्ट्राइट डक्ट प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। स्ट्राइट डक्ट का वैल्यू उधर ले लिया, पहले टेबल स्ट्राइट डक्ट का किया, ये फिटिंग्स का दोनों मिला के 0.015 प्लस 0.5 विच इज 0.515 इंचेस ऑफ वाटर गैस, इसका टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा 0.515 इंचेस ऑफ वाटर गैस। सो दिस इज
दिस इज एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। हमें फाइंड आउट करने के बाद हमको वैल्यूज मिल गया। सो AHU sizing method, there are 3 methods to use this external static pressure. To place the order for air handling unit को order करने के लिए हमें क्या क्या डेटा प्रोवाइड करना है। We need to provide the details like external static pressure, duct length, duct maximum size, total CFM, total TR, AHU room size, coil connection details, coil connection details, that means चिलर से चिल्ड वाटर कॉइल आता है ना, उसका कनेक्शन डिटेल्स, उसका साइज कितना होता है वही बताना है, और फिल्ट्रेशन लेवल, कितना स्टेजेस ऑफ फिल्टर्स हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना स्टेजेस ऑफ फिल्टर हमें रखना पड़ेगा। सो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, डक्ट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द डक्ट, डक्ट मैक्सिमम साइज किस लिए जरूरी है? माउथपीस बनने के लिए। ठीक है, माउथपीस बनने के लिए हमको डक्ट मैक्सिमम साइज का जरूरत है। टोटल CFM, कितना CFM आ रहा है? टोटल TR, टोटल कितना TR है मशीन का? AHU रूम साइज, सपोज AHU रूम साइज छोटा है और हमारा मशीन बड़ा है, तब क्या होता है? नहीं लगेगा ना, इसलिए AHU रूम साइज भी हमें देना पड़ेगा। कॉइल कनेक्शन डिटेल्स का जरूरत किस लिए है? वो पाइप फिटिंग के लिए सेट करने के लिए, उसका हिसाब से हमें कॉइल कनेक्शन डिटेल्स का जरूरत है, चिल्ड वाटर कॉइल। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन लेवल, कितना स्टेजेस ऑफ फिल्टर्स आपको जरूरी है। नेक्स्ट, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर का वैल्यूज हमको ऐसा मिलता है सर, ये पूरा डेटा हमको मैन्युफैक्चरर देता है। कौन देता है? मैन्युफैक्चर डेटा से हमें लेना पड़ेगा। बेसिकली हमें ये चीज नहीं करता है, वो ये मैन्युफैक्चर ही करेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना मशीन को, इसलिए वो ही करना पड़ेगा। सो हमें इधर फिल्टर्स का वैल्यू लिया और कॉइल का वैल्यू लिया। सो दोनों का वैल्यू 1.09 इंचेस ऑफ वाटर गेज है, 1.09 इंचेस ऑफ वाटर गेज। सो ये इंटरनल स्टैटिक प्रेशर, सो टोटल स्टैटिक प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर प्लस इंटरनल स्टैटिक प्रेशर, which is 0.515 plus 1.09, which is 1.54 inches of water gauge. ये वैल्यूज को हमें साइजिंग किया। HP इक्वल्स टू CFM इंटू टोटल स्टैटिक प्रेशर, CFM इंटू टोटल स्टैटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 6356 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू एफिशिएंसी ऑफ ब्लोअर, 6356 इंटू efficiency of motor into efficiency of blower. Total CFM 2202 CFM, total static pressure 1.59 inches of water gas, 6356 efficiency of motor का efficiency 60% to 80% लेता है सर, 60% to 80%, हमें सीधा 80% ले रहे 0.8। ब्लोअर का efficiency हमें 55% to 75% लेता है सर, ब्लोअर का efficiency हमें 55% to 75% लेता है। So maximum 75%, which is 0.75. Therefore, horsepower equals to, after calculating all that, 0.91. हमें वो AHU में, in that AHU, we need to provide, in that AHU, we need to provide 0.91. That means 1 HP का मोटर को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1 HP का हमें मोटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सर इसमें और एक डाउट है। हेलो, आप पूछो। सर अभी 6 इंच का आप ले लिया ना वैल्यू, हाँ सब जगह में 6 इंच नहीं आता है ना डिफ्यूजर सर, वो फ्लेक्सिबल डक्ट है ना, हमें क्या कर, फ्लेक्सिबल डक्ट इसका साथ आता है, डिफ्यूजर का साथ आता है ना? हाँ, डिफ्यूजर का साथ आता है। फिर कभी-कभी हम लोग रूम में वो साइज चेंज करता है ना डिफ्यूजर का साइज चेंज होता है, बट फ्लेक्सिबल डक्ट एक ही साइज का लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा उधर वो क्या होता है, आगे मुंह में यही आता है।
एक एक प्रोजेक्ट लिया तो हंड्रेड्स ऑफ डिफ्यूजर्स होता है। ओके, फिर साइज Hundreds of एक ही है वो फ्लेक्सिबल हाँ, का? सिर्फ फ्लेक्सिबल डक्ट का साइज एक ही लेता है। अच्छा अच्छा, फिर आगे वो साइज का फर्क पड़ेगा, लेकिन पीछे वो फ्लेक्सिबल डक्ट डालने वाला जगह में फ्लेक्सिबल डक्ट सेम होता है। सेम में आता है। हाँ हाँ, उसमें कुछ फर्क होगा? वो ये 8 इंच ले लेगा तो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंसिव है क्या? 8 इंच का ले तो पूरा प्रोजेक्ट में 8 इंच ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है थोड़ा ना? एक्सपेंसिव होगा क्योंकि हमें प्रेशर ये में की कुछ क्यों फर्क देता है नहीं ना, कुछ नहीं होगा, प्रेशर में कुछ नहीं, कुछ उसका नहीं हिसाब होगा। से वैल्यू आता है ना आपको। ओके ओके ओके, उसका हिसाब से वो हच भी चेंज हो जाएगा, फिर प्रेशर रियल ज्यादा हो टाइम जाएगा। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हाँ रियल टाइम पे हमें हंड्रेड्स ऑफ डिफ्यूजर्स होता है। हंड्रेड्स ऑफ ओके। डिफ्यूजर्स को अलग अलग से फ्लेक्सिबल डक्ट्स कनेक्ट करना मुश्किल होगा, बहुत हाँ टाइम वो लेगा, समझ गया। इसलिए हाँ हमें फ्लेक्सिबल डक्ट का सिंगल लेता है। ओके 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 सर, ओके। एक 2 मिनट टाइम दो सर, दूसरा पीपीटी ओपन कर रहा हूं मैं। ओके सर, ओके ओके। सो बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी में हमें क्या सीखता है कि व्हाट वी लर्न इज, ये पूरा डक्ट बनाने के लिए, ये पूरा डक्ट बनाने के लिए कितना शीट्स चाहिए, ठीक है, ये पूरा डक्ट बनने के लिए हमको कितना शीट्स चाहिए, ये चीज हमें बिल ऑफ क्वांटिटी में सीखता है, विल लर्न। ओके, नाउ सो फर्स्ट हमें we will start calculating the surface areas, we'll start calculating the surface areas, सरफेस एरिया ऑफ, और इसको डेवलपमेंट एरिया भी बोलता है सर, सरफेस एरिया बोलते हैं और डेवलपमेंट एरिया भी बोल सकता है। सो सरफेस एरिया से स्ट्रेट डक्ट, एक स्ट्रेट डक्ट है, उसका सरफेस एरिया क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ। सपोज मेरे पास एक डक्ट है, विड्थ है 1000 mm, हाइट है 750 mm, लेंथ है 2500 mm। सो फॉर्मूला इज 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ, वेर 2 इंटू 1000 प्लस 750 इंटू 2500, विच इज 87,50,000 स्क्वायर mm आता है। उसको स्क्वायर mm को 10,000 से डिवाइड किया तो स्क्वायर मीटर बन जाएगा। ओके, सो 8.10,000 में 1000 इंटू 1000, 6 zeros, 1 लाख से, ओके सॉरी 10 लाख से 8.75 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 8.75 स्क्वायर मीटर। सो स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कैसा कन्वर्ट करता है, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 10.76 स्क्वायर फीट, therefore 8.75 into
10.76 which is 94.15 स्क्वायर फीट. इज इट क्लियर हमें कैसा किया ये? समझ गया जी, समझ गया. हाँ सर. ऐसा हमें स्क्वायर का इज 4 इंटू साइड्स, 4 साइड्स इंटू लेंथ, बेसिकली 4 इंटू a इंटू l, 4 इंटू a इंटू l. So 1000, 2500. Side is 1000, one side is 1000 square का and 2500 mm. So 4 into 1000 into 2500 10 lakhs का हो जाएगा. 10 lakhs divided by 1 lakh. 1 square mm equals to 1 square meter equals to 10 lakhs square meter. Therefore divided by 10 lakhs which is 10 स्क्वायर मीटर. 10 स्क्वायर मीटर को फीट में कन्वर्ट किया तो 107.6 स्क्वायर फीट हो जाएगा. ठीक है. ऐसा हमें राउंड का भी फाइंड आउट का है. राउंड का फॉर्मूला इज पाई इंटू डी इंटू एल. सरफेस एरिया ऑफ डक्ट इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू डायमीटर इंटू लेंथ ऑफ द डक्ट. ओके, हियर पाई का वैल्यू इज 3.14 into 1000 diameter into 2500 which is 84.49 square feet. Okay, so ये तीनों चीज का formulas. 2 into width plus height into length is for rectangular, square 4a into l and round का pi into d into l. Okay, surface area of a reducer. So reducer का formula is 2 into width 1 plus width 2 into width 1 plus width 2 into width 1 plus width 2 divided by 2 plus height 1 plus height 2 divided by 2 into L. इधर कुछ नहीं किया सर. बेसिकली रेड्यूसर में दो साइड्स होता है, width 1 होता है, width 2 होता है, राइट. ये दो साइड्स का एवरेज ले लिया. फॉर्मूला इज सेम, 2 into width plus height into length. width में हमें क्या किया, width 1 width 2 डिवाइड बाय 2, हाइट में height 1 height 2 डिवाइड बाय 2 किया, उतना ही है. ओके, सो ये वैल्यूज इसमें सिंप्लीफाई किया तो आपको ये वैल्यू आ जाता है. ठीक है. अगेन स्क्वायर का भी सेम है, 4 इंटू a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 2. इधर भी देखो a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 2 किया. ओके, a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ. और राउंड में भी सेम है. क्या किया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर 1 प्लस डायमीटर 2 डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ द राउंड डक्ट. एवरेज का ये दोनों साइजेस का एवरेज वैल्यू ले लिया. ठीक है, क्लियर है? ये भी क्लियर है ना? सर उसमें विद 1 विद 2 डालेगा तो अच्छा है. ये माइनस डाल दिया ना, इसलिए थोड़ा माइनस है. बात को देखने का टाइम मुश्किल हो जाएगा. वो नोट्स लिखने का टाइम है ना. अब ये नीचे लिखा है ना d1 प्लस d2 बाई 2. नीचे लिखा हुआ है. 10 दिन का बाद देखने का टाइम मुश्किल बन जाएगा. मैं बता रहा हूं ना, तब समझ पे आ जाएगा. नेक्स्ट सेम ये होता है एल्बो का. एल्बो में कैलकुलेशंस में क्या किया, हमें लेंथ का फर्क हो जाता है. L1 प्लस L2 outer arc radius, that means outer arc length minus outer arc and inner arc. So outer arc plus inner arc by 2. Outer arc length of outer arc plus length of inner arc divided by 2. So same point is same. So 2 into width plus height. Width plus rectangular का width plus height same है. लेंथ में 2 लेंथ है, वो लेंथ का हमें एवरेज ले लेते हैं. नेक्स्ट स्क्वायर में 4a इंटू एल. 4a में इधर 2 लेंथ्स है, आउटर लेंथ, आउटर आर्क लेंथ, इनर आर्क लेंथ. सो हमें क्या करता है, एल का प्लेस में L1 प्लस L2 बाई 2, L1 प्लस L2 बाई 2. ओके, नेक्स्ट राउंड में भी सेम है. राउंड में भी आउटर आर्क लेंथ प्लस इनर आर्क लेंथ बाई 2. सो आर्क लेंथ हमें ले लेते हैं. सो पाई dl. सो सरफेस एरिया सेम है, पाई dl, बट आर्क दो लेंथ है, आउटर आर्क इनर आर्क. सो आउटर आर्क लेंथ इनर आर्क लेंथ
डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा डक्ट है, सो हमारा डक्टिंग है। ये डक्टिंग में वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, स्ट्राइट डक्ट है, एल्बो है, रेड्यूसर है, ओके रेड्यूसर है, अगेन स्ट्राइट डक्ट है, अगेन। सो ये कंपोनेंट्स क्या है पूरा हमें देख लेंगे। सो हमें सेक्शंस में डिवाइड कर दिया पूरा डक्ट को, ये डक्टिंग को हमें सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसा डिफरेंट सेक्शंस में हमें ले लिया। एक एक सेक्शन क्या है इधर मैं दे दिया, सेक्शन 1 स्ट्राइट डक्ट, सेक्शन 2 ये छोटा वो भी स्ट्राइट डक्ट है, सेक्शन 3 रेड्यूसर, सेक्शन 4 एल्बो, सेक्शन 4 एल्बो, सेक्शन 5 रेड्यूसर, सेक्शन 6 स्ट्राइट डक्ट, ये एंड कैप लिखा है देखो, एंड पीस, ओके। सेक्शन 7 तक हो गया ना, सेक्शन 8 अगेन एल्बो, ट्विन एल्बो में एक एल्बो है, सेक्शन 9 स्ट्राइट डक्ट, सेक्शन 10 रेड्यूसर। ऐसा में एक एक कंपोनेंट का वो सेक्शन का क्या है कंपोनेंट, वो पूरा कंपोनेंट्स हमें इधर ले लिया, ठीक है। सो उसका लेंथ हमें ऑटोकैड ड्राइंग, कल ऑटोकैड ड्राइंग बनाया ना, वो ड्राइंग पे हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। एक एक सेक्शन का लेंथ ले लिया मैं, एक लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ, पूरा लेंथ हमें मेजर किया है। मेजर करने के बाद ठीक है, उसका साइजेस भी है, उसका सेक्शन नेम भी है, उसका लेंथ भी है, सब कुछ हमको डेटा मिल गया। ऐसा डेटा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। लेने के बाद हमें सेक्शन 1 पे, सेक्शन 1 क्या है, स्ट्राइट डक्ट। स्ट्राइट डक्ट का विड्थ 1600 है, विड्थ 1, विड्थ 2 भी 1600 है। सो विड्थ इक्वल्स टू विड्थ 1 प्लस विड्थ 2 बाई 2 विच इज 1600। हाइट 6000 का ले लिया, लेंथ 2175, टोटल एरिया हमें एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ विच इज 11.31 स्क्वायर मीटर। अब बोल सकता है सर सेक्शन 1 पे ओनली एक विड्थ है एक हाइट है ना सर, आप 2 क्यों लिया? क्योंकि दूसरा फिटिंग्स में आपको कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, ओके, दूसरा फिटिंग्स में आपको कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हमें क्या कर दिया, उसको एक विड्थ 1600 है तो दूसरा विड्थ 2 विड्थ, तो बॉक्स में 2 विड्थ तो होता है ना। हाँ होता है सर। हाँ ये विड्थ सोचो, अभी ये विड्थ सोचो, ये विड्थ 1000 होता है तो ये भी 1000 ही होगा ना, ये इस तरह। हाँ वो भी ले सकता है, ऐसा थोड़ा एवरेज लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 2 का भी स्ट्राइट डक्ट है, सेक्शन 2 का भी, ये सेक्शन 2 उसका भी स्ट्राइट डक्ट है। तो 1150 ये कितना है, 1150 है, देखो लेंथ 1150 ओके, हाइट 1000 एंड लेंथ 770। उसका हिसाब से आपको ये इक्वल्स टू 2, एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ, ऐसा 3.31 स्क्वायर मीटर। सेक्शन 3 क्या है, रेड्यूसर। सो रेड्यूसर का हमें इधर डाल दिया है, रेड्यूसर का वैल्यूज। सो 1600 ऐसा कैसा मिला है, देखो सु 1100 ये 1150 है, ये दोनों विड्थ है, ओके। हाइट इज 1000 हाइट सेम हो गया, कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इसका हिसाब से हमें ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एल्बो, कहाँ है एल्बो, ये एल्बो 450 का हिसाब से, ओके। 450 आउटर आर्क रेडियस इज 1100, इनर आर्क रेडियस इज 390। देखो आउटर आर्क रेडियस इज 1100, इनर आर्क रेडियस इज 390, ओके।
सो L1 इधर देखो 390 लेंथ, इधर 1100, उसका एवरेज वैल्यू हमें ले लिया 745 विच इज 2.30 स्क्वायर मीटर। ऐसा हमें हर सेक्शन का हमें फाइंड आउट करना, हर सेक्शन का हमें फाइंड आउट करके टोटल वैल्यू ले लिया मैं, टोटल वैल्यू। एक याद करना है सर, एंड कैप इधर मैं सेपरेटली लिखा है, ये एंड कैप क्या होता है बेसिकली। सो एंड कैप में एंड कैप का फार्मूला भी थोड़ा अलग है, एंड कैप का फार्मूला भी थोड़ा अलग है। एंड कैप क्या होता है कि इधर ये होता है एंड कैप, ओके। ये एंड कैप में, ये एंड कैप का ऐसा होता है, ये आपको मैं sir, is that full screen is visible to you? visible sir, visible. I'll write something here so that, so end cap कैसा होता है कि लास्ट में डक्ट को ऐसा बंद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। The thing what I am writing is visible to you? No sir, not visible. I am writing not here visible. not visible. Which place? एक मिनट, I'll write somewhere. एंड कैप ऐसा होता है सर, ठीक है, लास्ट पे डक्ट का एंड में। ओके, इसका विड्थ है 600, हाइट है 500। अभी मैं इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, विड्थ इनटू हाइट लेना पड़ेगा ना। वही है, विद इन द हाइट है, विड्थ इनटू एंड कैप का फार्मूला आप याद रखना पड़ेगा। एंड कैप का फार्मूला इज विड्थ इनटू हाइट, ओके। एंड कैप का फार्मूला विड्थ इनटू हाइट है, वो डक्ट का हिसाब से आता है ना सर? हाँ, डक्ट साइज का हिसाब से आता है। सो इधर आप याद रखना पड़ेगा, ये प्लेस में आप याद रखना पड़ेगा, ये प्लेस में इसका फार्मूला है विड्थ इनटू हाइट, ओके। विड्थ इनटू हाइट, कहाँ कहाँ एंड कैप है उधर आप याद रखना है, विड्थ इनटू हाइट है उसका फार्मूला, ठीक है। मैं टोटल कर दिया 56.07 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। 56.07 स्क्वायर मीटर इज द टोटल शीट एरिया। हमें वो प्रोजेक्ट करने के लिए टोटल शीट एरिया कितना है, 56.07 स्क्वायर मीटर। नाउ वो शीट कैसा डिफाइन करना है, थिकनेस ऑफ द शीट भी जरूरत होता है ना, ओके। कितना थिकनेस का शीट हमें लेना है, सो थिकनेस ऑफ द शीट इधर हमें डिफाइन करता है। द शीट थिकनेस इज डिफाइंड विथ द विड्थ ऑफ द डक्ट, डक्ट विड्थ का हिसाब से हमें शीट थिकनेस हमें डिफाइन करता है, ओके। इफ द विड्थ ऑफ द डक्ट इज अप टू 450 mm, इफ द विड्थ ऑफ द डक्ट इज अप टू 450 mm, दैट मींस 18 इंच तक होता है, तो हमें 0.50 mm का थिकनेस लेता है, 0.50 mm। वो 18 इंच टू 30 इंच होता है तो 0.65 mm थिकनेस ऑफ द शीट लेता है, 0.65 mm थिकनेस शीट लेता है। वो 30 इंच टू 60 इंच है, सपोज विड्थ ऑफ द डक्ट विड्थ 30 इंच टू 60 इंच है, तब हमें 0.83 mm, 0.83 mm इज 22 गेज का, 0.65 mm इज 24 गेज का लेता है। इफ 60 टू 90 इंच, वो 60 टू 90 इंच है, तब
1 mm थिकनेस और 20 गेज का लेता है, 1 mm थिकनेस 20 गेज का, और 90 mm से ज्यादा है, 90 इंच से ज्यादा है, विड्थ ऑफ द डक्ट इज मोर देन 90 इंच, तब हमें 18 गेज का लेता है 1.20 mm। प्लीनम बॉक्स होता है सर, प्लीनम बॉक्स मींस हमें दो डक्स को कनेक्ट करना है, सॉरी दो AHUs को एक डक से कनेक्ट करना है, तब हमें एक प्लीनम बॉक्स, कल क्लास में दिखाता हूं, हमें प्लीनम बॉक्स का लेता है, वो प्लीनम बॉक्स, ओके, दैट प्लीनम बॉक्स का थिकनेस 1.40 mm विच इज 16 गेज, क्योंकि ये डक्ट हमें सीधा मशीन्स के पास आता है ना, तब उधर प्रेशर ज्यादा होता है, दो मशीन्स का प्रेशर होता है, सो कब मशीन्स का प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए हमें ज्यादा थिकनेस का लेता है। वाई वी आर टेकिंग कंसिडरिंग द थिकनेस ऑफ द डक्ट इज, दिस थिकनेस से हमें डक्ट का साउंड्स कम कर सकते हैं, हाई प्रेशर्स में थिकनेस ज्यादा होना है, लो प्रेशर्स में थिकनेस कम होना है। सो हियर द विड्थ ऑफ द डक्ट डिफाइंस द एयर क्वांटिटी, इफ विड्थ कम है उधर एयर क्वांटिटी कम है, इफ विड्थ ज्यादा है उधर एयर क्वांटिटी भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए द साइज ऑफ द डक्ट, the duct width defines the thickness of the sheet, okay, here हमें width का हिसाब से, ये width का हिसाब से हमें sheet thickness भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, sheet thickness is also defined by using duct height, duct का gauges हमें डिफाइन, so thickness of the sheet, हमें thickness of the sheet कैसा डिफाइन करता है सर, we define with gauge number, we define with the गेज नंबर से हमें डिफाइन करता है, ठीक है। We define it with a gauge number. Next, this is the summary of the formulas. All formulas has been summarized in this table and later same. So this is how we do the bill of quantity. Bill of quantity is completely depends on the formulas sir, आपको formulas से bill of quantity define होता है, ठीक है। ये bill of quantity sheet है ना, sheet में when I am giving the project, I'll give you this sheet, आप सिर्फ ये values दो, ये result आपको मिल जाए, ऐसा sheet हमें E20 का sheet का जैसा है, bill of quantity sheet भी हमें आपको दे देंगे, ठीक है। Is it clear? क्लियर सर, क्लियर। वो दोनों का शीट मिल जाएगा, इसको भी मिलेगा और प्रोडा का भी मिलेगा, हाँ मिलेगा। अच्छा, वो हम लोग कुछ वो विद हाइट लिखेगा तो वो आ जाएगा ना उधर, वो आ जाएगा। E20 शीट कैसा दिया मैं, ऐसा देता हूँ। हाँ वही मैं अभी पूछने के लिए आया, आप बोल दिया सर। ठीक है, ओके। मैं प्रोजेक्ट कब शुरू होता है, 2 दिन पे आपका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तब दे देता हूँ। अच्छा, वो क्लास खत्म होने वाला है? क्लास खत्म कर देता हूँ 2-3 दिन में। सर वो एक डाउट है, अभी हम लोग सिर्फ लाइन डायग्राम में डालेगा, 3D नहीं आएगा इसमें? 3D नहीं सर, वो डिजाइन ड्राफ्टिंग पे ओनली 2D आता है। 3D का आप रेविट MEP सेपरेट सॉफ्टवेयर है उसका। वो मालूम है, इसमें नहीं कर सकता है, इसमें नहीं है। ये क्लास का ओनली डिजाइन और ड्राफ्टिंग का है ये। तो सर वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिल पाएगा? क्या क्या